नमस्कार सर। मैं सर जी अकरूल। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रैक्शन यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अल्टीमेटली मलेशियाज हैड टू गो बिफोर इंडिया। चलिए झुकना पड़ा मलेशिया को। खैर देखते हैं क्या किस मुद्दे पर गुजरते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज चीमा साहब का वीडियो है भाई, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया टू गेट हेल्प फ्रॉम मोदी टू बी मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ये वही मलेशिया है ना जो भारत से पंगे चल रहे थे। मताहिर साहब, उनका भी कांड हुआ, अब देखिए आए हैं भारत से हेल्प मांग रहे हैं। कहते हैं मजे की बात है यार, मलेशियन पीएम गिड़गिड़ा रहा है भारत के आगे कि भैया कुछ मदद कर दो, ब्रिक्स में शामिल करवा दो, क्योंकि उसे पता है कि ब्रिक्स क्या चीज है। मैंने बोला ना, जो पॉलिटिक्स बड़ी मजेदार होती है भाई साहब, जो जो कूदता है, हीरो बनता है, उन सबकी औकात पता चलती है। औकात मालदीव की भी पता चली, मुइज्जू को घुटने टेकने पड़े। ये जो खबर चल रही थी ना कि 28 टापू भारत को मिल गए, वो उस लिहाज से मत देखिए कि भारत को दे दिए जी, नहीं। उन 28 टापुओं पर भारत को काम करने के लिए मिला है। भारत के प्रोजेक्ट, वहां पर सीवर लाइन और वाटर मैनेजमेंट का काम मिला है। वहां पर भारतीय काम करेंगे, जाकर भारतीय कंपनीज काम करेंगी, डेवलप करेंगे उन टापुओं को। मुइज्जू को झुकना पड़ा है ना। मलेशियन पीएम भी झुक गए। क्या कहें, झुकना तो चाइना को भी पड़ा है। आप जाकर चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनके पिछले 1 महीने 2 महीने के ट्वीट्स पढ़िए, बस आपको समझ में आएगा कि चाइना की तरफ से क्या मैसेज भारत को दिया जा रहा है कि जी हम दोस्ती चाहते हैं, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, पुरानी चीजें याद कर रहे हैं। क्यों ऐसे सुर क्यों बदल गए? चलिए देखते हैं चीमा साहब क्या बता रहे हैं। दोस्तों, मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम भारत पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है 2020 में, वो पहली दफ़ा जो है वो इंडिया आ रहे हैं। और वो इंडिया बेसिकली नरेंद्र मोदी से मदद लेने आ रहे हैं। वो किस चीज़ की मदद है उस और मैं आपको बात बताऊं कि 2018 के अंदर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रज़ाक जो हैं वो इंडिया आए थे। बीच में थोड़ा अरसा जो है वो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, वो आए थे और उन्होंने आके वो ज़रा प्रो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान थे। तो वो इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन थे। उन्होंने इमरान खान को बुलाया और इमरान खान साहब से उन्होंने जिसे कहते हैं ना ज़्यादा गपशप करते थे। बहरहाल अब ये जो मलेशियन वज़ीर आज़म है, ये बात तो आपने सही याद दिला दी, लेकिन उस गपशप का नतीजा कितना भयानक पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, क्या चीमा साहब उसके बारे में आपने नहीं बताया कि मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक एंटी सऊदिया ग्रुप बनाना चाहते थे, एंटी उस ब्लॉक के खिलाफ जाना चाहते थे, और फिर पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। मलेशिया ने बुलाया था इमरान खान को कोई इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, उसके बाद सऊदी प्रिंस का फोन आया और इमरान को जे उन्होंने सुनाया, और फिर इमरान डर के मारे गए नहीं। ये मैं नहीं कहता, तो उधर के ही पत्रकार लोग कहते हैं, सुनिए। The Kuala Lumpur Summit of 2019. Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than 1 billion actually population if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who was prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. तो मैंने सोचा कि अच्छा वक्त है याद दिला दूं कि उसके बाद क्या हुआ था, और फिर इंडिया ने मलेशिया की क्या बैंड बजाई, और आज जो है पाम ऑयल वाले एक्सपोर्ट में आपको पता ही है कि मलेशिया को कितना नुकसान उठाना पड़ा, हमने इंपोर्ट बंद कर दिया। और अब देखिए मलेशियन पीएम आए हुए हैं, ब्रिक्स में एंट्री चाहते हैं और इंडिया की मदद चाहते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं ना बेसिकली मलेशिया वाले।
याद रखिए, भारत से जिसने जिसने पंगे लिए हैं उसको या तो झुकना पड़ा है, नहीं तो टूटना पड़ा है। आए तो हैं इंडिया, किन इश्यूज पे बात करनी है, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि एक तरफ मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि भारत की हम इमदाद हासिल करें। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि नरेंद्र मोदी उनको मदद दे देंगे। बहरहाल अनवर इब्राहिम जो हैं, ही इज़ अ स्मार्ट मैन, और स्मार्ट मैन इस सेंस में है कि वो इंडिया मलेशिया बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और सिर्फ एक किस्म का कोई कॉपरेशन नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि, और वो ये चीज़ है कि जो ग्लोबल साउथ है, वो बेसिकली मुश्किल में है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। जो मिडल पावर्स हैं लाइक इंडिया, ये बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस को, और मलेशिया इज़ वन ऑफ दोज। अब मलेशिया भी जो है वो जिसे कहते हैं ना मल्टीपोलर प्लेटफॉर्म्स की तलाश में है, एंड ब्रिक्स इज़ वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। अब ब्रिक्स आपको पता है एक लार्ज इकोनॉमिक ब्लॉक है। इंडिया चाइना उसमें मौजूद है, रशिया उसमें मौजूद है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, और लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ या जो कुछ इंडिया इस सारी गेम में कर सकता है, उस गेम को सपोर्ट लेने के लिए मलेशिया इंडिया है। आपको पता है मलेशियन जो हैं, वो चाहते थे कि ज़रा कश्मीर पे बात किया करते थे, तो इंडिया ने थोड़ा-सा उनको स्नब किया, और जो आई थिंक कोकोनट ऑयल है, वो इन्होंने लेना बंद कर दिया। क्या चीमा जी, कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हैं आप? पाम ऑयल, पाम ट्री से जो ऑयल निकलता है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मलेशिया। मलेशिया से थोड़ा टफ टाइम दिया, तो जिसे वो कहते हैं ना एक थोड़ा सा मुश्किल में डाला, और बहुत सारी एक्सपोर्ट आती थी इंडिया में, मलेशिया से इंडिया। सो अब सुनने में आया है कि जो अनवर साहब हैं उन्होंने ये प्रायोरिटी रखी है कि हमें मलेशिया को ब्रिक्स के करीब होना है। अभी सुनने में आ रहा है कि कोई इतने क्लियर वो चीज़ें नहीं है, लेकिन मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा बनना सारे समझते हैं ज़रूरी है। और इस सिलसिले में चाइना भी ज़ाहिर बात है चाहेगा कि मलेशिया आए, लेकिन मलेशिया के अंदर भी लड़ाई है चाइना की, कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मलेशियन लीडर हैं जो चाहते थे कि चाइना जो है उसको इतना ना ज़्यादा स्पेस दी जाए। चाइना हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की अहमियत बढ़ती जा रही है एज एन एमर्जिंग पावर, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। सो इंडिया ने अगले दिन जैसे ग्लोबल साउथ की जो कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने, आपको याद है कि काफ़ी ममालिक को बुलाया। सो एज इंडिया इज़ प्रोजेक्टिंग प्रमोटिंग इटसेल्फ एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे, और उनकी इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स और नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया जो है वो उसकी तरफ और ममालिक ने देखना शुरू कर दिया। सो इसीलिए मलेशिया जो है वो भी इंडिया के करीब आ रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। इंडिया तो डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर सकता। इंडिया कैन नॉट से कि हम येन को प्रमोट करेंगे, इंडिया नहीं कह सकता हम किसी और चीज़ को प्रमोट करेंगे, लेकिन इंडिया इज़ वर्किंग फॉर द डी डॉलराइजेशन। और इंडिया इसलिए डी डॉलराइजेशन के ऊपर वर्क कर रहा है बिकॉज इंडिया को इस चीज़ का पता है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रेशर आता है। सो इंडिया हर मुल्क के साथ, जैसे इंडिया ने बहुत सारा जो तेल खरीदा है रशिया से, वो इंडियन करेंसी में खरीदा है। अब कई दफ़ा रशियंस भी परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंस जो है वो इंडिया ने कम कर रहा है। ये इंडिया की बेसिकली इज़ अ मूव टू प्रेशराइज अमेरिकन्स। देखें कैसे दोस्तियां भी चल रही हैं, दुश्मनियां भी चल रही हैं, एक दूसरे के साथ जपियां भी डाल रहे हैं, बट दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। आजकल अमेरिकन थोड़े खफा हैं इंडिया से, ठीक है, और वो खफा इसीलिए है कि इंडिया इज़ वर्किंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। अब जैसे ये मलेशिया के जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं।
और बायलैटरल ट्रेड जो है, आई एम शॉक टू नो दिस कि इंडिया मलेशिया। देखिए, हमें भी ये पता है कि हमारे जो कदम हम उठा रहे हैं उससे अमेरिकन खफा होंगे, हम ये जानते हैं, फिर भी हमने ये कदम उठाए क्योंकि अमेरिका को भी पता होना चाहिए कि देखो इतना आसान नहीं है कि आप गुड्डी 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 करके और हमारे पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ काम करने लगो। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी चाल क्या चली। अब देखिए, तेजस जो हमारा फाइटर जेट है उसके इंजन हमने जी के लिए थे, उसकी डिलीवरी में देर करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी देर हो रही है। कोई बात नहीं, हम ये बात जानते थे और जानते हैं जो उसका ऑल्टरनेट रास्ता निकाला जाएगा। बातचीत चल रही है, फ्रांस से भी बातचीत चल रही है, सैफ्रान से, रोल्स रॉयस से भी बातचीत चल रही है जो ब्रिटिश हैं, तो उसका बैकअप निकल आएगा। कोई बात नहीं, 2-4-6 महीने देरी होगी, दिक्कतें हम सहते आए हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ देरी हो रही है, हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन हमने ये जानते बूझते ये कदम उठाया कि सामने वाला ये ना समझे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं या तुम्हारे पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है यार, देरी कर रहे हो, करो, कल को ये तो कहने को नहीं होगा जब डील हम कैंसिल कर देंगे, जब डील हम कैंसिल कर देंगे तब तो ये कहने को नहीं होगा ना कि भाई भारत की गलती थी, तुम डिलीवर नहीं किया तुमने टाइम पर। भारत में शतरंज का आविष्कार किया गया और शतरंज से ज्यादा बड़े रणनीति वाला गेम कोई नहीं, क्योंकि इसमें 1-2 स्टेप की बात नहीं सोची जाती, इसमें सोचा जाता है कि अगली 50 चालें मैं चलूंगा तो अगली उन 50 चालों के 50-50 ऑप्शन सामने वाला क्या हो सकता है। तो भारतीय शतरंज के गेम में बहुत माहिर है और राजनीति ही शतरंज के गेम जैसी है, याद रखिएगा, हमारी नीति है, शतरंज के गेम में वो नीति दिखती है। तो गेम वही इजाद कर सकता है जिसके पास उतना बड़ा विजन हो, उतना बड़ा कैनवस हो जिस पर वो इतनी चालें सोच सके एक साथ। तो इंडियंस बखूबी जानते हैं। मलेशिया की बायलैटरल ट्रेड इज अबाउट $43 बिलियन। मलेशिया जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद इन आसियान। पॉम ऑयल, कोकोनट ऑयल और पता नहीं कौन कौन सा ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है जी। इंडियन टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन टूरिस्ट जो है वो मलेशिया के अंदर इतनी बड़ी तादाद में गए हैं कि तकरीबन 3-3.25 लाख टूरिस्ट जो है वो अब इंडिया के मलेशिया में है। ये तकरीबन आज से 5 साल पहले का देखा जाए तो कहा जाता है कि तकरीबन 150-200 गुना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा है। सो अब देखें कि अब जितनी भी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जो है और इंडियन इंडस्ट्री को विज़िट करेंगे, और देखें जहाँ पे फॉक्सकॉन का लीडर आके नरेंद्र मोदी साहब से जपियां डाल के फूल दे के चला जाए तो हर मुल्क के मुंह में पानी आता है, भाई हम इनके साथ क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। सो मलेशिया जो है वो देख रहा है कि इंडिया का जो, जिन लोगों को फॉक्सकॉन के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ। फॉक्सकॉन दुनिया की उन चुनिंदा कंपनीज में, उन बड़ी कंपनीज में शामिल है जो चिप बनाते हैं, ताइवानीज कंपनी। फॉक्सकॉन की एक फैक्ट्री यहाँ चलने लगी है, दूसरी फैक्ट्री के लिए बातचीत चल रही है, और अब तक $10 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस यहां से हो चुका है, फॉक्सकॉन कर चुकी है। और फॉक्सकॉन ने अभी तक शायद 1.6 या 1.8, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, इतने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है फॉक्सकॉन। और शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, मतलब खबरें मुझे मिली हैं कि फॉक्सकॉन मेरे होम स्टेट बिहार में वहां एक फैक्ट्री खोलने जा रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग की, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बिहार में। अब खबर आ जाएगी, आप सोचिए कि फॉक्सकॉन क्या हस्ती है। फॉक्सकॉन तमिलनाडु गए तो वहां के स्टेट मिनिस्टर जो थे, शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, वो खुद गए रिसीव करने, खुद चला कर लेकर गए हैं गाड़ी ड्राइव करके। समझ रहे हैं तो फॉक्सकॉन की अहमियत क्या है।
फॉक्सकॉन ने चाइना में जो उसकी फैक्ट्री थी वहां पर 4 लाख चाइनीज को उन्होंने रोजगार दिया था। 4 लाख। सोचिए, वहां पे पूरा एक शहर बसाया था उन सबके लिए, वो बंद कर दिया उसने चाइना। ताइवान चाइना का लफड़ा चल रहा है और वो भारत में शिफ्ट हो रही चीजें। अभी मैं कहीं खबर पढ़ रहा था, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा। फॉक्सकॉन में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए घर तैयार किए गए हैं रहने के लिए, उनको फैसिलिटीज देने के लिए, शायद तमिलनाडु में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आप समझ रहे हैं? और आगे आने वाला वक्त सेमीकंडक्टर का है। कुछ ही सालों में भारत $300 बिलियन का बिजनेस सिर्फ सेमीकंडक्टर से करेगा। पाकिस्तानियों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि एक और सेक्टर हमारा तुम्हारी पूरी जीडीपी से बड़ा हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर के बिना आज की जिंदगी नहीं है। आपकी हर चीज में, आपकी बाइक में, आपके मोबाइल में, आपके रेफ्रिजरेटर में, आपके टीवी में, आपके गाड़ी में, आपके स्पेस शटल में, रॉकेट में, मिसाइलों में, हर सिस्टम में चिप चाहिए। सेमीकंडक्टर सेक्टर है वो भी बड़ा प्रमोट हो रहा है। मलेशिया भी अपनी जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है। सो वो कहते हैं कि हमें भी इंडिया के साथ इस मामले में कोलैबोरेट करना है। देखिए यही वो चीज़ें हैं कि अगर आज पाकिस्तान और भारत का ट्रेड खुला होता तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने ये फैसला किया कि नहीं, हमने अपने लोगों को नहीं ओपन अप होने देना। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जिसे कहते हैं ना, ये कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो सो क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हिच आई वाज वेरी शॉक्ड, मेरा अपने क्लास फेलो भी 1-2 गए हैं, कुछ और भी मैंने लोगों को देखा है, ठीक है ना जी। और एक तरफ हम ये देखते हैं कि जिसे कहेंगे ना कि मलेशियंस अपने आप को एक बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी देख रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब है। और इसी तरह तकरीबन 8-9% की ग्रोथ रेट पे वो चल रही है। सो मलेशिया भी समझता है कि हम इसकी मार्केट में किस तरह एंटर हो सकते हैं। बहरहाल ये तो सारी बात है, बात की बात है, लेकिन मलेशिया का एक ये भी है ना कि जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया जो है वो आसियान की भी साथ पार्टनरशिप है। और मेरे ख्याल से जो मलेशिया है वो अगले साल उसके पास आसियान की चेयरमैनशिप भी आ रही है। सो ये जो मलेशिया के पास अगर 2025 में आसियान की चेयरमैनशिप आती है तो आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इस हवाले से भी काफ़ी काम हो चुका हुआ है। डिजिटल कनेक्टिविटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मलेशिया जो है ना वो बड़ा रैशनल एक्टर है, बड़ी रैशनल चॉइस है। और मलेशिया जो है वो नहीं चाहता कि उसको लेबल किया जाए पाकिस्तान के साथ। माज़ी में हमने देखा है कि मलेशिया ने पाकिस्तान के साथ अपने आप को लेबल किया, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन अब एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो 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 मलेशियन लीडरशिप है वो उनके अंदर क्लैरिटी है। और क्लैरिटी ये है कि हमने जैसे-तैसे हमने इंडिया के करीब होना ही है, उन ताकतों के करीब होना है दोज़ हू आर ग्रोइंग। सो पाकिस्तान की तरफ कोई भी नहीं देखता, मालदीव्स भी क्या देखता है कि जी हम कहीं और जाके बैठेंगे। सो इट्स समथिंग जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो सिचुएशन है। आज आप देखें इंडिया के अंदर ऐसे जगमग हो रही है, नेपाल की वज़ीर ख़ारिजा आई हुई है, जापान के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आए हुए हैं। मतलब जिसनों पंजाबी कहते हैं तरथली मची पई है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो भजदी नसदी फिरदी है। उनके प्रोटोकॉल वालों की तो दौड़ें लगी होंगी कि इधर जाएंगे, उधर भी लीडर आए ने, इधर भी लीडर आए ने। मतलब इट्स अनदर, ठीक है। फिर मैं देख रहा था कि शायद लाइबेरिया के भी कोई वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं। मतलब इंडिया इज गेटिंग सो मेनी, ग्लोबली जितने भी लीडरशिप है वो इंडिया आ रही है, भाग भाग के आ रही है। सो इट्स समथिंग जिसको पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए कि व्हाट इज मोटिवेटिंग एंड पुटिंग इंडिया इन द सेंटर ऑफ द पावर। जिस अंदाज से इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को। सो हमें उस चीज़ का नहीं पता। बहरहाल इंडिया के लिए मलेशिया जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया पाम ऑयल का इंडिया ने थोड़ा-सा या चलिए छोड़िए, मोटा मोटी बातें समझ में आ गई, अब चीज़ें रिपीटेटिव हो रही हैं। पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें अगर कोई चीज़ बताओ ना, और अगर कोई इंडियन बता रहा हो या इंडियन चीज़ कही जा रही हो, तो सबसे पहले नकारना, मतलब डिनाइल के मूड में होते। दे ऑलवेज डिनाई, नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम भारत से आगे हैं, हम भारत से ऊपर हैं, हम नहीं मानते, वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है। आप लोग यही करते रह गए और हम ध्यान ही नहीं दे रहे यार आपकी तरफ। क्या जरूरत है यार, एक सड़े हुए मुल्क की तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत है? एक सड़ा हुआ मुल्क जिसकी ना इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ना जहां के सोशल पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, ना इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, ना कोई इन्वेंशन हो रही है, जहां पे फ्रॉड से काम चलाया जाता है। अभी मैं देख रहा था वो द ब्लैक होल करके है, उसमें आपके वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट आए थे, परवेज हुदबॉय, वो बता रहे थे कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर पर पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। सुनिए। साबित कर दिया कि हमारी यूनिवर्सिटियां गल सड़ के खत्म हो गई हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड को इन्होंने जगह जगह बुलाया। तुम लोग जाहिल हो कि तुम्हें यह फ्रॉड नहीं पता चला। खुल्लम खुल्ला फ्रॉड। बेस्ट क्वांटम साइंटिस्ट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। अच्छा, ये देखिए कैटेगरी क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एजुकेशन, ऐसा तो कोई किसी ने सुना ही नहीं। केपीके गवर्नमेंट को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कैसे लोग हैं? तुम लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। उधर चीफ मिनिस्टर ऐसे मुस्कुरा रहा है, उसके जो आसपास हवारी हैं वो कैसे बाछें खोलकर हंस रहे हैं। शर्म करो तीनों चारों। फीस स्ट्रक्चर बता दिया। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम। व्हाट इज दैट? इंट्रोडक्शन टू क्वांटम। और आगे लुक एट दिस। अच्छा देखिए, जब आपको क्रेडिबिलिटी अपनी बनानी होती है ना, तो आपको दिखाना होता है कि गोरे हमारे साथ हैं। और क्या प्यारी गोरी शक्ल इसकी। अरे देखकर तो हर एक जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं, पीछे जो लोग हैं वो शायद ना पढ़ सके। इन ए रिमार्केबल कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक माइंड्स, Dr. Sandra Julian, the distinguished head of quantum, can you imagine that? Distinguished head of quantum. At the Center of Excellence for Technology Quantum and AI in Pakistan, graced the Quantum Summit 23 held in the United States. Her presence and insights वगैरह। अच्छा, तो अब आपके पास जिन के पास स्मार्टफोन है, आप जाकर इस URL पर क्लिक करें तो दिस विल टेक यू टू स्टॉक फोटोज। तो कहीं से ये फोटो उठाकर उसने ये नीचे लिख दिया कि ये हमारी फैकल्टी मेंबर है। एंड वेल, व्हाट कुड मेक दिस मोर क्रेडिबल? हाँ, आखिर गोरे जब आ जाते हैं तो फिर तो ये चीज तो सही होगी ही होगी। ये तो हाल है आप लोगों का। आप लोग फ्रॉड करने में नंबर 1 है, और फ्रॉड से डेवलपमेंट नहीं होती है, फ्रॉड से एजुकेशन आगे नहीं बढ़ती है, फ्रॉड से माइंड जो है वो ब्राइट नहीं होती। आपके डीएनए में फ्रॉड घुस चुका है, बेईमानी आपके डीएनए में है, लालच आपके डीएनए में। आप लोग मानने को तैयार नहीं है कि आप लोग ये गलती कर रहे हैं। आप लोग हर चीज को इस्लाम से जोड़ लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है। आप लोग नहीं मानना, मत मानो यार, हमारे लिए तो बेहतर है यार, हमारे लिए तो बेहतर है। पाकिस्तान जितना फिसड्डी रहेगा, पाकिस्तान जितना गंवार रहेगा, आसपास के मुल्कों के लिए बहुत बेहतर रहेगा।
क्योंकि आप लोगों को उसी में मजा आता है। भारत किस सेक्टर में काम नहीं कर रहा? सबसे बड़ा सेक्टर आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर का होने वाला है, और मैं ये बात पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से कह रहा हूं। आप देखिए हमने 2 साल में कितनी ग्रोथ कर ली है सेमीकंडक्टर में। ऐसे ही ग्रोथ नहीं। अगर आईएमएफ ये कहता है कि 2047 मतलब 23 साल में भारत $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तो वो यूं ही तो नहीं कह रहा, हवा में तो बात नहीं उड़ा रहा। वो चीजों को भारत में होते हुए देख रहा है। वो देख रहा है कि भारत किस तेजी से किस सेक्टर में काम कर रहा है, और इस सेक्टर का प्रोजेक्शन क्या कहता है, और हम करके दिखाएंगे। पाकिस्तानियों का दिमाग, मैं फिर कहूंगा, वो फिर रिपोर्ट लाऊंगा, मैं फिर कह दे रहा हूं, कजन मैरिजेस करके आईक्यू लेवल 70% से नीचे जा चुका है। और ये साइंटिफिक रिसर्च कहती है, ये मैं नहीं कह रहा। और अगर मैं कजन मैरिजेस पर सवाल उठा रहा हूं तो ये मैं भी नहीं उठा रहा, पाकिस्तान के भीतर सवाल उठते हैं, पाकिस्तानी बात करते हैं, मैं बात नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया में इस पर चर्चा हो रही है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रिसर्च साइंटिस्ट सब ये बात कर रहे हैं कि कजन मैरिज से प्रॉब्लम हो रही है। सुनिए। तो हम ये जो सुनते हैं कि कजन मैरिज, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो इसको जरा मेडिकली आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ, ये बात तो सही है कि कज़न मैरिजेस में जो आपके जीन्स हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे ये बात वहाँ भी बहुत एहतियात करनी चाहिए अगर फैमिली में कुछ बीमारियाँ चल रही हैं। अच्छा। ख़ास तौर पे थैलेसीमिया हो किसी को, तो थैलेसीमिया अगर फैमिली में हो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी जेनेटिक मैपिंग करके फिर शादी करनी चाहिए। और इसी तरह कुछ और बीमारियां भी हैं जो फैमिली में रन करती हैं। तो मेरे जो बेटों की शादी हुई है वो बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हुई है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कुछ कैंसर भी है जो फैमिली में रन करते हैं। बाज़ का दिल की बीमारियां भी फैमिली में रन करती हैं। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में, डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न मैरिजेस तो नॉर्मल शादियों में भी होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, ये 3rd जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो फर्स्ट कज़न है उसमें आ जाता है LSD। और इसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। हमारे पास सिंध में भी ऐसा केसेस आए हैं जो फैमिली कज़न मैरिजेस की वजह से 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 ही इस बीमारी के शिकार है। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर कज़न मैरिजेस के जो ये लेटर ऑन जेनेटिक जो डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब में ही होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन हाँ चांसेस है। बाकी जिसको जो मानना है मानता रहे। मैंने तो रिपोर्ट लेकर रखी है, आप लोग गूगल पे सर्च करिए, किसी दिन रिपोर्ट पढ़ के बताऊंगा मैं। विश्वास करना करना आपके ऊपर है। ये किसी इंडियन की रिसर्च नहीं, ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, पाकिस्तान की फाइंडिंग्स है, मुसलमानों की फाइंडिंग्स है। ना कोई हिंदू कर रहा है, ना कोई यहूदी कर रहा है, ना कोई क्रिश्चियन कर रहा है, ना कोई इंडियन कर रहा है। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे, वेल इनफ यार, हम तो चाहते हैं कि आप कुछ भी ना माने। कमेंट करके आप बताएं दोस्तों क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बाकी इस तमाम मुद्दों पर मैं बाद में बात करूँगा। मैं कज़न मैरिज, क्योंकि मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी कभी कोई बात करता है, अगर लोग सर कह रहे हैं कि मैं हिंद नहीं करता, आपके अपने लोग कहते हैं, चले मान लेते हैं आप उजागर तो आप भी करते हैं। खैर मैं आप पर बात नहीं करूँ, मैं कज़न मैरिज के कॉम्प्लिकेशंस पर बात करूँगा। ये हैं कज़न मैरिज से आजकल बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। बल्कि मैं आपको अपने गाँव से, अपनी फैमिली से 4 एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। अपने गांव से, अपनी फैमिली के अंदर 4 एग्जाम्पल, और शायद जो पंजाबी लोग हैं वो समझ पाएँ। कज़न मैरिज है स्पेसिफिक कज़न, ये नहीं कि हर कज़न के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ रही है। जो मैंने अपनी मुशाहदा किया है ना। 1 मिनट भाई साहब, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। मुझे एक बात का पहले ना जवाब दे दो। सबसे पहले रिश्तों को बांटना समझो। और यार वो बात का मसला तुम सारा रिदम गधे को और खोते को भगवान देते हो। गधा खोता एक ही होता है, घोड़े और गधे को। अच्छा चले मैं बाद में बताता हूँ। एक ना स्पेसिफिक रिश्ता होता है, शायद जो पंजाबी लोग हैं वो समझ पाएँ। कज़न सारे एक जैसे कज़न नहीं होते।
मैंने जो अपना मुशाहदा किया ना इन वीडियोस के बाद, ये मैंने मुशाहदा किया हमारे गांव के अंदर जो अक्सर कज़न मैरिज अपना करते हैं ना आलोक सर, उस पर फिर मैंने मुशाहदा किया कज़न मैरिज के अंदर सिर्फ एक किस्म का जो रिश्ता उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। मसेर मतलब जो पंजाबी के लोग हैं वो समझ सकते हैं, खाला की बेटी और यानी कि मतलब मेरी माँ और मेरी जो खाला है, मेरी माँ और मेरी खाला जो है, इनकी जो औलादें जब आपस में रिश्ता अज़दवाज में बंधते हैं तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन मैंने देखी हैं 100% हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे गांव के अंदर 4 एग्जांपल्स हैं और मेरी फैमिली से हैं, दूर दराज कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता उनसे है। एक पहला जोड़ा बताता हूँ, उनका मैं नाम नहीं शो करना चाहूँगा, उनके जनाबे वाला 5 बेटियाँ और 2 बेटे हैं, 5 बेटियाँ और 2 बेटे। 5 बेटियों में से 2 बेटियाँ, एक बिल्कुल गूंगी बहरी है, एक वैसे अपाज है, मतलब अब नॉर्मल, 2 अब नॉर्मल बेटियाँ और एक अब नॉर्मल बेटा, यानी कि 3 अब नॉर्मल, 7 या 8 में से 3 अब नॉर्मल हैं उनके बच्चे। फिर एक और हमारे बिल्कुल हमसाए जहाँ हम बैठे यहाँ कम से कम 10 कदम दूर, उनकी कज़न मैरिज थी, उनके 4 बच्चों में से एक अब नॉर्मल गूंगी बहरी। फिर मेरी अपनी खाला की बेटी, वो आपस में खाला की औलाद थी, मेरी भी खाला है, मेरी वालदा और मेरी जो खाला है वो 4 थी, तो उनके आपस में शुक्र है कि हम बच गए हैं। कज़न मैरिज, कज़न है तो मेरी भी कज़न मैरिज है, लेकिन जो कज़न मैरिज का एक स्पेशल है ना रिश्ता, जिसको हम खाला की बेटी बोलते हैं, हम पंजाबी में उनको बोलते हैं मसेर। एक रिश्तों का शायद आपको ना पता हो, एक होता है पतरेर, एक होता है फेर, एक होता है अपना मुलेर। मैं बताता हूँ क्यों अलग अलग, मुलेर और एक होता है मसेर। यानी कि जो बाप के रिश्ते होते हैं ना, बाप के भाई की बेटी, बाप के भाई की बेटी या बेटा, उसको हम बोलते हैं पतरेर। बाप के बहन की बेटी या बेटा, बाप के भाई की बेटी या बेटा वो हो गया पतरेर, बाप की बहन की बेटी या बेटा वो हो गया फुफेर, और जो माँ का भाई होता है, माँ का जो भाई होता है उसकी बेटी या बेटा उसको हम बोलते हैं मुलेर, और जो माँ की बहन होती है उसकी बेटी या बेटा उसको बोलते हैं मसेर। ये शायद जिनको ना पता हो, पंजाबी जो नहीं समझते उनको मैं इसलिए मैं डिफाइन कर। और ये सबसे ज़्यादा जो माँ की बहन होती है ना, उनकी जो बेटी बेटों की आपस में शादी होती है ना, मतलब मेरी माँ है या हम या मेरी माँ की बहन है, उनकी अगर औलाद उनसे अगर हमारी शादी हो तो ये कॉम्प्लिकेशन मैंने 4 केसेस देखी और अब नॉर्मल देखी सबसे ज़्यादा। ये सच है, ये झूठ नहीं है। हमारी कज़न मैरिज, हमारा एक डॉक्टर है लाहौर का, उन्होंने हमें कहा था कि आप हलफ उठाएं, हमें बोलते हैं पेंडू या देहाती कह लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो हमारे लोग फिर काफ़ी, अब ये पुराने जो हो चुके हैं अब काफ़ी जिद्दत आ रही है, लोग कुछ समझ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। तो अब वो उन्होंने हमें कहा था आप हलफ उठाएं कि ये कज़न मैरिज जो है आप नहीं करेंगे। डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है लाहौर का, उन्होंने हमें ये मशवरा दिया था और ये सच है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता। और अगर इसको थोपा जाए ना कि ये इस्लाम में लाजम है, ये गलत है, ये मैं इस पर डिसएग्री हूँ। आलोक सर ये कोई भी ये इसको पेश करे ना कि यार ये इस्लाम में लाजम है, ये गलत है, ये झूठ है। इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा कज़न मैरिज करो, कहीं भी नहीं लिखा। साबित कर दो कि किसके पास है। इस्लाम में कहा गया कि आप वहाँ शादी करें जिस खानदान की औरतें बच्चे ज़्यादा पैदा। हाँ जी, कज़न मैरिज कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कज़न मैरिज ही करो। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। अब बातें असल मेन है मलेशिया की, मालदीव की, और हो सकता बांग्लादेश भी इस लाइन में अब आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त तो मालदीव वाली सूरत हाल पर, जिस तरह मालदीव ने आउट इंडिया किया था और फिर खुद ही जब इंडिया ने बुलाया तो दौड़ा चलाया मुईज़ जो है कि उसको ज़रूरत थी। और 28 आइलैंड्स लोग सब दिखा रहे थे, 28 आइलैंड्स उस मुईज़ ने दिए हैं जिसने अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो इंडिया आउट पर चलाई थी। यानी कि ये तो वही बात होगी ना, गरूर का सर नीचा, गरूर किया, अहमकाना अमल किया मुईज़ ने और खुद ही चले गए। 2 काम होते हैं मेरे साथ, हर जो अच्छा लीडर बना उसे 2 काम जरूरी करने चाहिए। पहली बात तो बोलते वक्त सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके नफा नुकसान और उसका ग्राउंड जो रियलिटी है उसको देखे।
अगर उसको पता चल जाए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आने वाले वक्त में मेरे लिए नहीं साबित सही होगा, हाँ, तो फिर उसे ना बोले, चाहे उसके लिए उसकी ये सियासत आप वही मुईज जो इंडिया घुटनों में पड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये, आप अगर एक शख्स को या एक मुल्क को धुतकार रहे हैं तो भाई आपको दुनिया में अगर उसके अगेंस्ट कोई और मिलता है तो वहाँ चले जाए, फिर अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसके पास न जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने लोगों को तबाही फेर दे। मैं कह रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट अगर कोई ऐसा मुल्क है तो वहाँ पर चले चले मालदीव पहुंचा, 28 आइलैंड्स, मलेशिया। हम तो इतने नखट्टू और इतने गुलाम हैं कि वो लोग सब भी बता रहे थे, मुझे भी इस बात का पता था, जब खान सर थे ना, अपना खान सर इमरान खान थे, उस वक्त इमरान खान, महातीर मोहम्मद और उर्दुआन ने, हाँ, उन्होंने मिलकर एक ना कुछ ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी, तय अपना उसके खिलाफ, क्या नाम है, सऊदीया के खिलाफ। तो वो ये क्या था, मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं। कोलमपुर जो है, मैं बताता हूँ क्या था, क्योंकि अगर वो ब्लॉग बनता है वो जो खिलाफत उस्मानिया या ये वाली सीन था, ये क्रिएट हो सकता था, क्योंकि सारी बात है पाकिस्तान उनके पलड़े में चला जाता, मलेशिया उनके पलड़े में चला जाता, उनका एक अलग ब्लॉग होता जो कभी भी सऊदीया ना चाहता कि जो है उर्दुआन है वो इतना पावरफुल हो। ये भी गेम है, क्योंकि वो चाहते नहीं, ये जो आले सऊद है इसको लाने वाला अमेरिका है, इसको पावर में लाने वाला अमेरिका। असल जो हमारे मुसलमान जो असल गेम समझ में आती है ना, असल जो हमारे है ना रखवाले मदीना और मक्का के, आले सऊद नहीं है। आले सऊद तो अब आया, आले तुर्क है मेरे भाई, ये उस्मानी सल्तनत है या अब्बासी थे ये थे, लेकिन उनमें सब कोई भी नहीं है। आले सऊद को तो थोपा गया, ठीक है। इस वजह से उनको खतरा था कि अगर ये बन गए दोबारा हमारे कब्जे से हो सकता मदीना। यार सीधी सी बात है कि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, बात तो सीधी सी ये। मैं बात पसंद कर रहा था कि एक तरफ मलेशिया, मालदीव और खुद चाइना का भी हमने स्टेटमेंट सुनी, वो भी चाहता है कि डायरेक्ट हमारी फ्लाइट्स हो चाइना से। एक तरफ ये 3 कंट्री जो अगेंस्ट थे इंडिया के, वो उनके दोस्त बनकर उनके पाँव में पड़े हुए किस्म के, और दूसरी तरफ मैं ये बात इसलिए की, दूसरी तरफ पाकिस्तान को हमारा जो सऊदी अरब बरादर मुल्क है उसने एक धमकी लगा दी थी कि अगर आप ये कोलमपुर जाते हैं तो हम आपके विड्रा कर लेंगे जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या हमें जो आपके बैंक में बैंक बैलेंस रखा और आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, और हम उनके चरणों में जाके गिर पड़ेंगे। ये है डिफरेंस। यह सब बात करने का मकसद यही था। दुनिया में एक ही चीज़ है, कमाई, वो इंडियन अपनी कमाई खुद कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ दुनिया में ना बिल्कुल कॉमन नजर आती है, आपकी कोई इज्जत नहीं किसी मुल्क की कहीं पर भी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इंडिया के पास है ना। मैं हकीकत कहता हूँ, आप मदद कार्ड खेलें, आप मुल्क में फैक्ट्रियाँ जलाएं, आप जो जी चाहे आप करें, लेकिन सबसे पहले आपके पास मेरे भाई बातें से भाई और भी बड़ी फॉक्सकॉन की कंपनी लोग सब बता रहे थे, चीप मैन्युफैक्चरर, फिर सेमीकंडक्टर, ये सारे कुछ फॉक्सकॉन $10 बिलियन कमा चुकी है, उसका हो चुका, और 2026 तक वो बता रहे थे कि सेमीकंडक्टर की इंडिया में इंडस्ट्री जो है, सोचें $300 बिलियन, सिर्फ एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया के $300 बिलियन पर चली जाएगी 2026 तक। ये तब तक मुल्क पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, जब तक ये खुद नहीं चाहे। हम जाए, वो सही परवेज हुड भाई सही कह रहा था, हमारे जैसा जाए देखो। देखिए क्वांटम, मैं हैरान हूँ, ये क्वांटम क्या हो, वो जो जिस तरह वो चिल्ला रहा था बेचारा परवेज भी, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ूँ, ये क्वांटम स्टडी या रूल्स ऑफ क्वांटम, ये क्या है? कोर्स फिर 3 मंथ का, ठीक है मानता हूँ क्वांटम एक ब्रांच है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। बेसिकली क्वांटम है क्या? ये एक एनर्जी पैकेट है, ये एक स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टर्मिनोलॉजी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी, पैकेट में एनर्जी, जिस तरह हम कहते हैं कि जो वेव्स हमारे तरफ आ रही है ना, मतलब कि सूरज की वेव्स है, ये एक एनर्जी है। एनर्जी की फॉर्म जो है वो किस फॉर्म में है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म है, पैकेट्स की फॉर्म है, तो वो उसको एक जो एनर्जी यूनिट है उसको क्वांटा कहता है। तो ये किस तरह की, मैं कहता हूँ ये जो पाकिस्तान के अंदर बाकी जाल है, उनको इतना नहीं पता कि यार ये क्या है क्वांटम, ये जो पढ़ाने हमें जा रहे हैं, KPK की उम्र में फिर उसके इश्तिहार चला दिए, 3 मंथ का कोर्स है, क्वांटाइज रूल्स हैं, क्वांटाइज, ये क्या है? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये है क्या। मैं खुद हैरान हूँ, परवेज जिस तरह चिल्ला रहा था तो मैं चिल्लाऊंगा तो नहीं, मैं परेशान बैठा हूँ कि ये क्या नया कोर्स आ गया, क्वांटम कोर्स, ये क्या? उनको ये नहीं पता क्वांटम बेसिकली है क्या। क्या इसके अंदर कोई एटम बनाए गए नए, या कोई नया एटम तो खैर नहीं बना सकता, कोई एटम
तोड़ेंगे बनाएंगे, क्या करेंगे, मुझे तो यही नहीं समझ क्या कोर्स है 3 मंथ का। 3 मंथ के अंदर होना क्या क्वांटम में, वाकई हो जाएगा। हमारी जल्द ध्यान देके हमें बेसिक चीज़ों के नहीं पता। खैर कज़न मेरे बात हो चुकी, वो मैं एक मिनट मेरी बात सुन रहे जी। हैं। बाद उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ गल सड़ गई हैं, और उसने बात ठीक की। देखो आप जदीद तालीम वहाँ से गायब करवा देंगे, आप वहाँ से जो जदीद साइंस के औजार मतलब जो मुल्क को चाहिए स्टूडेंट्स को मुल्क में, वो नहीं होंगे। आपके पास आपकी हिस्ट्री गायब कर दी जाएगी, आपके पास इल्म ही नहीं होगा, तो आप यूनिवर्सिटी को बनाकर क्या करेंगे? चलो जी। खैर वाकई हमारी जहलीत की हद तो मैंने आज देख ली। क्वांटम थ्योरी तो मान लेता हूँ क्वांटम थ्योरी, लेकिन क्वांटम स्टडी ये क्या है, क्वांटम रूल्स है, इंट्रोडक्शन है। खैर मिलते ये हैं KPK में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद, लाहौर या इस्लामाबाद में ये काम तो नहीं चलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।